गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कंपनीज एक्ट के लिए, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कंपनी जब एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसकी आइडेंटिटी अपने मेंबर्स जो उन्हें बनाए हैं उनसे अलग हो जाती है। और जिस प्रकार एक नेचुरल पर्सन की आइडेंटिटी होती है, ठीक उसी प्रकार से कंपनी की भी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनी फिर फंक्शंस कैसे करती है। आर्टिफिशियल पर्सन तो बन गए, लेकिन वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी या कुछ भी डीलिंग अगर होगा, वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदती है, तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कैसे करेगी। तो इसके लिए आपको डायरेक्टर्स के कंसेप्ट को जानना जरूरी है। नाउ डायरेक्टर्स वैसे ही हैं जैसे एक हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के आंख, नाक, कान, पाँव होते हैं, उसी प्रकार से डायरेक्टर जो होता है ये कंपनी के लिए काम करता है। वो भी कंपनी का आंख, नाक, कान, पाँव के समान फंक्शन करता है। नाउ जो भी फंक्शंस कंपनी करती है वो डायरेक्टर्स के डिसीजंस के आधार पर ही करती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कंपनी। नाउ सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 जो है कंपनीज एक्ट का, वो डायरेक्टर को डिफाइन करता है। मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। आपको बता दूं मैं कि डायरेक्टर एक पोस्ट है। नाउ जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें से कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है और वो कहलाते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर एक पोस्ट है और इंडिविजुअली जो सिलेक्ट किए जाते हैं उनको हम डायरेक्टर कहते हैं। और कलेक्टिवली जब एक से अधिक डायरेक्टर्स चुने जाते हैं तो उन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम देते हैं, जो कंपनी के बिहाफ में सारे डिसीजंस लेते हैं। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 149 से लेकर 172 तक सेक्शंस बताते हैं कि कंपनी में डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए क्या करना होता है, कॉन्ट्रावेंशन करेंगे तो क्या पनिशमेंट का प्रोविजंस है, क्या उनके क्वालिफिकेशंस होंगे, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होंगे। इन सब को सेक्शन 149 से लेकर 172 तक में बताया गया है। इनको वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन 149 से। नाउ सेक्शन 149 कंपनीज एक्ट में बताता है कि कंपनी टू हैव अ बोर्ड, इसका मतलब है हर कंपनी में, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ओपीसी हो, हर किसी कंपनी में डायरेक्टर का होना जरूरी है। डायरेक्टर या डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स कहते हैं मतलब बोर्ड। तो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी अगर है तो उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। और अगर 1% कंपनी है तो उसमें कम से कम 1 डायरेक्टर का होना अनिवार्य है। अब सवाल ये उठता है कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स एक कंपनी में कितने हो सकते हैं। तो बताया गया है कि एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और अगर कंपनी चाहे तो 15 से अधिक डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना होगा। नाउ ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है 15 डायरेक्टर्स का, ये सेक्शन 8 कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको जानना चाहिए, इसी में बताया गया है कि हर कंपनी जिसमें डायरेक्टर्स हम अपॉइंट कर रहे हैं उसमें एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो रेसिडेंट हो, दैट इज रेसिडेंट डायरेक्टर हो। अब रेसिडेंट डायरेक्टर किसे कहेंगे, तो अगर कोई भी डायरेक्टर करंट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहता है तो उसे हम रेसिडेंट कहेंगे। और इस प्रकार का एक डायरेक्टर बोर्ड में होना मैंडेटरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं जिसको कंपनीज एक्ट में बताया गया है, जिसमें कि कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर का होना अनिवार्य है। इसमें पहला हो गया हर तरह की लिस्टेड कंपनी,
लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी उसे हम लिस्टेड कंपनी कहेंगे। हर लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर का होना मैंडेटरी है। इसके अलावा अन्य पब्लिक कंपनीज में भी वुमेन डायरेक्टर होगी, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा, या टर्नओवर 300 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा है, तो इस प्रकार की पब्लिक कंपनी को भी अपने बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना मैंडेटरी होगा। नाउ अगर कभी वुमेन डायरेक्टर का जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाता है किसी भी कारण से, डेथ हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, डिस्क्वालिफाइड हो गए, वॉट एवर रीजन माइट बी, तो उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें भरना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ कंपनीज एक्ट में दिया गया है प्रोविजन कि जो भरने की अवधि है वो कब तक होनी चाहिए। तो बोला गया कि जब वैकेंट हुआ उसके बाद जो अगली बोर्ड मीटिंग होगी उस समय तक भर देना है, या 3 मंथ्स मतलब जब वैकेंट हुआ उसके 3 महीने बाद तक, विच एवर इज लेटर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 17 अप्रैल 2020 को कोई डायरेक्टर का पोस्ट वैकेंट हुआ, दैट इज विमेन डायरेक्टर का पोस्ट। अब अगली बोर्ड मीटिंग होनी है, मान लीजिए अगली बोर्ड मीटिंग होनी है ऑन 15th ऑफ मे, 15th ऑफ मे को बोर्ड मीटिंग होनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन आपको उस विमेन डायरेक्टर का पोस्ट को 15th ऑफ मे तक फुलफिल कर देना है, और अगर आप 15th मे तक फुलफिल नहीं कर पाए तो 17th अप्रैल से 3 मंथ्स आप काउंट करेंगे, दैट इज 17th ऑफ मे, जून एंड 17th जुलाई तक, विच एवर इज लेटर, मतलब 15th मे और 17th जुलाई, विच एवर इज लेटर मतलब 17 जुलाई तक एनी हाउ आपको उस विमेन डायरेक्टर के पोस्ट को फुलफिल कर देना होगा। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कंपनीज एक्ट 2013 में ऐड किया गया है। नाउ आपको समझना होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट्स को ऐड क्यों किया गया है। एक्चुअली लॉ मेकर्स ने सोचा कि भाई कंपनी में डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होते हैं वो इंटरनली कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या किया कि जो डायरेक्टर्स कंपनी के होल टाइम है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा कंपनी के लिए मैंडेटरी होगा कि जब भी वो मीटिंग करे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनका कोई रिलेशन नहीं है कंपनी से, उनको भी कंपनी को अपॉइंट करना होगा। अब होता क्या है कि आप अपने में तो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट कोई पर्सन बाहर से आपके बोर्ड में आ जाए तो आप मैनिपुलेट करने से पहले आप सोचोगे कि अगर हम मैनिपुलेशन करेंगे तो ये आदमी जिसका हमारे कंपनी से कोई वास्ता नहीं है, ये बाहर में हमारी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। बस यही सोचकर सेक्शन 149 में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर in relation to a company means a director other than a managing director or a whole time or a nominate director। बताया गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, तो ये सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा डायरेक्टर जो न तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो या होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनेट डायरेक्टर, और जो बोर्ड की ओपिनियन में ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टाइज हो और इंटीग्रिटी मतलब विश्वस्त हो, क्रेडिबल हो। इसके अलावा वह न तो कंपनी का प्रमोटर हो, न कंपनी के किसी होल्डिंग सब्सिडरी का पार्ट हो, और जिसका कंपनी में किसी प्रकार का मॉनेटरी इंटरेस्ट ना छुपा हो।
जब कंपनी कहते हैं तो कंपनी उसकी होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट किसी तरह की कंपनी हो, और ये जो इंटरेस्ट है पास्ट 2 ईयर्स तक कभी भी न रहा हो, ये देखना होगा। इसके अलावा न केवल वह व्यक्ति जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में अपॉइंट करते हैं बोर्ड में उसका इंटरेस्ट हो, बल्कि उसके रिलेटिव्स का भी किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मॉनेटरी इंटरेस्ट इन द कंपनी। इसके अलावा जो पर्सन है वो या उसके रिलेटिव्स किसी भी तरह से पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी के केएमपी का पोस्ट होल्ड ना कर रखा हो, ना ही कंपनी में एम्प्लॉय हो, उसके सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी या एसोसिएट कंपनी में कभी भी ना रहा हो, ना ही उसका कोई पार्टनर या प्रोप्राइटर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट होल्ड ना करता हो। अगर हम नटशेल में कहें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ऐसा डायरेक्टर हुआ जो कंपनी से किसी प्रकार का भी संबंध ना रखता हो और नेसेसरी क्वालिफिकेशंस वो पोजेस करता हो। नाउ इन जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फुलफिल करने के साथ साथ बताया गया है कि एक कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो बताया गया है कि हर लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड कंपनी कौन सी हो सकती है, तो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड होगी उसमें कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। तो लिस्टेड कंपनी अगर है तो टोटल डायरेक्टर्स का 1/3 पोर्शन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में होगा। इसके अलावा अन्य पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड तो नहीं है लेकिन वो अगर 3 कंडीशंस में से कोई भी फुलफिल करती है तो उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट होंगे। अब ऐसी पब्लिक कंपनी कौन कौन सी है, तो पहला बताया गया पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो, या ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा हो, या ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट इन टोटल 50 करोड़ रुपया से अधिक हो। तो इस प्रकार की कैटेगरी में फॉल करने वाली कंपनी, दैट इज पब्लिक कंपनी, को कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति अपने बोर्ड में करनी होगी। इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। नेक्स्ट बताया गया कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के का पोस्ट वैकेंट हो जाता है कभी भी इन बिटवीन, तो उसको फुलफिल करना होगा। इसमें ध्यान रखना है कि जैसे ही वैकेंसी हुई उसके अगले बोर्ड मीटिंग या 3 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी व्हिचएवर इज लेटर तक ये पोस्ट को फुलफिल कर देना है। इसके अलावा बताया गया कि हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो पहला बोर्ड मीटिंग होगा उसमें एवं उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर के पहले बोर्ड मीटिंग में अपना इंडिपेंडेंट होने का डिक्लेरेशन देना होगा। दैट इज कि वो किसी प्रकार से कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट बताया गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कम से कम, केवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो भी रहेंगे उनको साल में कम से कम 1 मीटिंग अपनी करनी है। कहने का मतलब उसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसके अलावा बताया गया है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और उनको दोबारा से रीअपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन उसको रीअपॉइंट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। इसका बताया गया कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स से अधिक अपना पोस्ट वैकेंट होल्ड नहीं कर सकता। अब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब ये हुआ कि अगर किसी को एक बार 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है तो फिर वो दूसरी बार 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो किसी को फर्स्ट टर्म में केवल 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है और उसका किसी भी कारणवश टर्मिनेट हो जाता है तो फिर दोबारा रीअपॉइंट जब होंगे
तब वो सेकंड टर्म कहलाएगा और वो 5 साल का होगा। कहने का मतलब 2 टर्म मतलब 2 बार आप अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। मैक्सिमम 2 टर्म का मतलब 10 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 बार अपॉइंट होने के बाद अगर किसी व्यक्ति को हम तीसरी बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करना चाहते हैं तो कंपनीज लॉ इसके लिए मनाही करती है। तो बोलती है कि 2 टर्म के बाद आप उस व्यक्ति को उस कंपनी में दोबारा से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन लगाया गया कि ऐसा केवल 3 साल तक, मतलब अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए मिस्टर ए है, उसको आपने 2 टर्म दैट इज फॉर 10 ईयर्स अपॉइंट किया, उसके बाद अगर आप दोबारा चाहते उसको अपॉइंट करने तो फॉर 3 साल तक नहीं कर सकते। 3 साल तक अगर आप उस व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करते हैं अपनी कंपनी में और उस व्यक्ति का किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रहता है कंपनी में, तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल बीतने के बाद आप वापस से उस व्यक्ति को अपने कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। होपफुली ये समझ में आई होगी आपको बात। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो हर साल रिटायर नहीं करेंगे बाय रोटेशन, जिसके बारे में आगे हम लोग सेक्शन 152 में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं इनको किसी प्रकार का स्टॉक, मतलब जो कंपनीज है ईसोप के तहत अपना शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को देती है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के संबंध में आपने सेक्शन 149 में देखा। 149 में हम लोग बेसिकली देखा कंपनी को पास एक बोर्ड होना चाहिए एंड उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, विमेन डायरेक्टर के बारे में समझा एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सारा प्रोविजंस हम लोगों ने समझा। नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ही दिमाग में रखते हुए सेक्शन 150 आपको जानना चाहिए, जिसमें बताया गया है मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है उसको हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो बताया गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे बी सिलेक्टेड from a data bank containing name, addresses and qualifications of persons eligible and willing to act as independent directors। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कंपनी कैसे सिलेक्ट करेगी, तो इसके लिए MCA का पोर्टल में आपको डाटा बैंक मिलेगा, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ संस्थानों को अधिकृत किया है, ऑथराइज किया है कि वो डाटा तैयार करे। ऐसे लोगों का जो एक्सपर्टाइज हों, जिनके पास क्वालिफिकेशंस हों, वो कुछ एग्जामिनेशन है, एग्ज़ाम होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, वो क्वालिफाई कर चुके हो और उन्होंने अपना नाम उस वेबसाइट पर ऐड कर रखा हो। इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे भी समझिए कि जैसे आप देखते हैं मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं, वहाँ पर जो भी एलिजिबल बैचलर्स होते हैं उनका नाम, एड्रेस, सारा कुछ लिखा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी डाटा आपको मिलेंगे और जो भी कंपनी चुनना चाहती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, वो इस डाटा बैंक में जाकर सिलेक्शन कर सकती है। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का सिलेक्शन कर रही है, कल को जाकर अगर कुछ गड़बड़ी होती है इस रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए ये इंस्टीट्यूशंस जिनके द्वारा इंफॉर्मेशन सप्लाई किया गया है वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। मतलब कि कंपनी जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट करेंगी तो ड्यू डिलीजेंस, देख परख कर उनको सिलेक्शन करना होगा। एक बार सिलेक्ट करने के बाद आप कंपनी, जो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने आपको इंफॉर्मेशन सप्लाई किया है, उन पर आप दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपना नाम, पता या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस को दे रखा है, उसमें कोई चेंजेस है, तो वो 15 दिनों के अंदर जब भी कोई चेंज होता है तो उसको वो अपडेट कर सकता है।
लाइकवाइज सेक्शन 149 एंड 150 आपको समझ में आना चाहिए।